Hey everyone, this is Shanit Dinani welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम का करिकुलम, इंग्लिश मीडियम का करिकुलम या फिर इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे करना चाहते हो, देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एंड यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स अरेंज्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म या कहना चाहिए ऑन अ वेबसाइट, जहां पर आपको सारी चीजें प्रॉपर ऑर्डर में मिलती हैं। आप जाते हो, एक्सप्लोर करते हो एंड यू गेट द वीडियोस इन फ्यू क्लिक्स। अब ये क्या है भाई, दिस इज द वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com, जहां जाकर आप सारे कोर्सेज को बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ हाउ वुड यू गो टू वेबसाइट, हाउ वुड you explore and access the videos, everything I'll let you know in detail but towards the end of the video. But right now we can get started with the topic जो होने वाला है comprehension का discussion, but this time the questions will be of intermediate level. अब हम ऑलरेडी ये जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन यानी व्हाट एग्जैक्टली इज कॉम्प्रीहेंशन, व्हाई वी शुड प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन, द इम्पॉर्टेंस, व्हाट वी हैव टू वर्क अपॉन, जब हम कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहे हैं, सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन में देखा। ऑल्सो इन एडिशन टू दिस हम क्वेश्चन सॉल्व करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, जहां मैंने आपको बिगनर लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। But now it's time to step on the third step, which is going to be the intermediate level, जहां आप क्वेश्चंस और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। You will get टू नो कि कॉम्प्रीहेंड कैसे किया जाता है, क्या लिखा है और उससे क्या समझ में आता है और उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, सब पता चलने वाला है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पैसेज एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पोएम्स ऑल्सो, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल सके। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, यू हैव टू रीड, कॉम्प्रीहेंड, जस्ट अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स। अगर कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं तो प्लीज नोट डाउन करते चलना एज आई एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ देम। ऑल्सो फिर क्वेश्चंस पे हमें समझना है कि क्वेश्चन कैसे कौन सा आंसर है जो बेस्ट होगा। नाउ यहाँ पर एक चीज़ है जो मैंने बिगनर लेवल में भी हाईलाइट की थी, अभी भी कर रही हूँ, कि मेक श्योर कि आप जब अपने घर पे बैठ के सारे पैसेजेस या पोम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जो करनी भी चाहिए, तभी एग्जाम क्रैक हो पाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करता है, क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज पे जाना या पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस पे आना। मेरा पर्सनल आपको रेकमेंडेशन होगा कि आप प्लीज़ पहले क्वेश्चंस पढ़ें और फिर पैसेज पे आएँ, क्योंकि क्वेश्चंस आपको आएंगे कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस, चलिए 4-5, मुझे तो लगता है मतलब 5 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, बट चलो मान लेते हैं आपको 4-5 या 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर एक क्वेश्चन एक पैसेज पे या एक पोएम पे। तो आप क्या करें, पहले की 3 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए या 4 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और फिर पैसेज पे और पोएम पे आइए। पोम तो फिर भी छोटी होती है तो आप पढ़ के फिर क्वेश्चन पे आ सकते हो, बट अगर पैसेज पढ़ना है फिर क्वेश्चन पे आना है तो शायद ही आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाए और आप मे भी कुछ मिनट्स जो हैं वो लूज कर जाओ सिर्फ पैसेज पढ़ते पढ़ते और फिर क्वेश्चन तक आकर मे भी आपको फिर से पैसेज पढ़ना पड़े। सो मेक श्योर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। क्वेश्चंस पहले पढ़ने का फ़ायदा है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, बिकॉज जैसे जैसे पैसेज पढ़ोगे वो क्वेश्चंस के वर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड यू विल काइंड ऑफ लिंक वेरी इजीली विद द मैटर और आप आंसर को टिक कर दोगे। ठीक है, बट इस तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा टाइम ज़्यादा बच जाता है अगर मैं पैसेज पढ़ता हूँ, बिकॉज मैं बहुत फास्ट रीडर हूँ, मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ पैसेज और पोम को, वेल डन, देन दैट वर्क्स फॉर यू। बट फॉर मी पर्सनली आई बिलीव क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज पे आना चाहिए। राइट नाउ भी अभी मैं आपको पूरा पैसेज पढ़ के समझाऊंगी, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे समझाना है सबको, तो जिनको पैसेज नहीं क्लियर होगा तो उनके लिए कोई मतलब नहीं होगा। तो हम अभी तो पैसेज पढ़ के फिर प्रश्नों पे जा रहे हैं, बट इसका रिवर्स ऑर्डर आई डेफिनेटली फॉलो। तो एक बार देख लेना कि आपके लिए क्या चीज काम करती है। ठीक है, चलिए पहला पैसेज पढ़ते हैं। सपोज एन एक्सीडेंट ऑकर्स एज यू आर पासिंग बाय, यू सी अ पर्सन लाइंग अनकॉन्शियस एंड हेल्पलेस, व्हाट शुड यू डू। लिखा है कि सपोज आप जा रहे हो, एक जगह से आप गुजर रहे हो और वहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आपको एक पर्सन दिख रहा है जो अनकॉन्शियस है यानी बेहोश है और हेल्पलेस है यानी उसकी कोई भी उसके साथ नहीं है उसकी मदद करने के लिए। आप क्या करोगे, लाइक आपको क्या करना चाहिए। You could go past the injured person and look away, or you could stop and help him. दो में से एक चीज करोगे, या तो आप आगे निकल जाओगे, ठीक है, और आप इग्नोर करोगे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे, या दूसरी चीज आप जो है वहां रुकेंगे और उस पर्सन की मदद करेंगे। ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए, यू शुड स्टॉप एंड हेल्प द पर्सन। इट इज़ अ ड्यूटी टू हेल्प दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्प। देखिए ह्यूमैनिटी वर्ड जो है ना, वहीं से हम ह्यूमन कह सकते हैं। तो अगर आप इंसान हो, ह्यूमन हो, तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए,
कंपैशनेट होना चाहिए, लोगों के प्रति हेल्पफुल होना चाहिए, राइट। सो अगर आपके सामने कोई दिख रहा है पर्सन जो हेल्पलेस है, जिसको मदद की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपकी ड्यूटी है कि आप मदद करें, करेक्ट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपकी ड्यूटी बनती है, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टॉप एंड हेल्प द पर्सन। इमेजिन योर plight if you had an accident and no one came to you your aid। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इमेजिन करो उस इंसान की जगह अगर आप हो, तो आप अपनी प्लाइट को इमेजिन कीजिए। व्हाट इज प्लाइट? आपकी बुरी कंडीशन उस वक्त, आप उसे एंजॉय कीजिए बोल रही हूँ, उसे आप विटनेस कीजिए, ठीक है, इमेजिन कीजिए एंड ये सोचिए कि आप भी वहाँ पर ऐसे ही हेल्पलेस हो, अनकॉन्शियस हो मे बी, और आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा है। नो वन केम टू योर एड। एड क्या होता है? फर्स्ट एड सुना होगा, फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें पहली मदद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे बैंडेज हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, जैसे आपके लिए जो लिक्विड्स आते हैं एंटीसेप्टिक, यू गेट कॉटन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि आप रखते हो एक फर्स्ट एड बॉक्स में, कि जब भी मतलब एक बर्न ऑल रख दिया, बर्न क्रीम अगर बर्न हो गया लगाने के लिए, ताकि जब उस वक्त अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या क्या दे सकते हो, राइट। तो फर्स्ट हेल्प होता है उसका मतलब, तो एड का मतलब होता है हेल्प। तो आप वहाँ जा रहे हो, मतलब आप इस जगह पे हो, इंसान की जगह पे, आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप अपनी कंडीशन को इमेजिन कीजिए कि ऐसे ही आपको कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा, तो कैसा लगेगा, राइट। वैसे ही अगर कोई और पर्सन है जो इस तरीके से परेशान हो रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वहाँ रुकें और उसकी मदद करें। वी मस्ट केयर अबाउट द लाइव्स ऑफ अदर पीपल एज मच एज वी केयर अबाउट आवर ओन। डेफिनेटली जितना हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए इतना ध्यान रखते हैं कि हमें कुछ हो गया तो हम कैसे क्या करें, सब कुछ सोचते हैं, उसी तरीके से अगर किसी और की ज़िंदगी खतरे में है तो हम उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते। तो हमें हर किसी की लाइफ की रिस्पेक्ट या केयर उतनी ही करनी चाहिए जितना हम खुद की लाइफ की भी केयर करते हैं। डन? ओके। It is also our duty to help those who are less fortunate than us. Now this is not only about the people who are like facing an accident या जिनको बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बल्कि the people who are less fortunate than us. Suppose if somebody is there जो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, तो उसके लिए सारी मिडिल क्लास मीन्स व्हाट, आपके पास एटलीस्ट घर होता है, प्रॉपर खाना होता है डेली, यू गेट क्लोथ्स, ठीक है, आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हो, फैंसी सी लाइफ नहीं होती है, बट ऐसी लाइफ होती है जहाँ पर आपके पास सब कुछ होता है, राइट। वहीं पे कौन होगा आपसे लेस फॉर्चुनेट, कम किस्मत वाला, कम अच्छी किस्मत वाला? वो होगा जो पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, यानी जिसके पास शायद खुद का घर नहीं है, रेंट पे रह रहा है, खाने के लिए कभी होता है कभी नहीं होता, कपड़े कुछ ही हैं। तो आपको हमेशा उस पर्सन को क्या करना चाहिए? हमेशा हेल्प करनी चाहिए अगर कर सकते हो तो, बिकॉज इट्स अ ग्रेट थिंग। In his time, Raja Ram Mohan Roy sought to improve the plight of a lot of women in India. राजा राम मोहन रॉय बहुत फेमस हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने वक्त पे जब ये बहुत डिफ़िकल्ट था, अभी चेंजेस लाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी, अभी कोई भी कुछ अच्छा करता है तो उसको अप्रिसिएशन मिलता है, लोग सपोर्ट करते हैं। पहले के टाइम पे स्पेसिफिकली राजा राम मोहन जी के टाइम की अगर हम बात करें, तब कुछ अच्छा करना है, तब कुछ समाज से हटके करता था ना कोई, तो उसे सपोर्ट नहीं किया जाता था, उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने उस वक्त अगर हम देखें तो जो इंडियन विमेन हैं उनकी बुरी कंडीशन के लिए बहुत कुछ किया ताकि उनकी कंडीशन सुधरे। He set up schools and institutions to educate them. सबसे मेन चीज़ होती है एजुकेशन। पढ़ाई से, ज्ञान से बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, और वही चीज़ उन्होंने की। उन्होंने स्कूल्स खुलवाए, इंस्टीट्यूशंस खुलवाए, जहाँ पर विमेन यानी कि लेडीज़ को पढ़ाया जा सके, सो दैट उनको पता चले कि क्या होते हैं रूल्स एंड राइट्स। ही वर्कड हार्ड टू रेज देम टू अ पोजिशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। उस वक्त तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही होता था, राइट, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिलीज का सिस्टम इतना होता नहीं था। तो इनने क्या किया ना, राजा राम मोहन रॉय ने, इन्होंने कड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की इन्होंने, ताकि ये विमेन को उस पोजीशन तक ला सके जहाँ पर उनको रिस्पेक्ट मिल सके, और उनकी जो इम्पोर्टेंस है, ऑब्वियसली लेडी ऑफ द हाउस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मैक्सिमम मतलब मेरे हिसाब से तो एक जो हमारी मॉम का काम होता है ना, जो हाउस वाइफ का काम होता है, वो सबसे डिफिकल्ट जॉब होती है, बिकॉज वो कितना टाइम तक सुबह जब से उठते हैं जब तक सब सो नहीं जाते तब तक वो काम चलता रहता है। सो दैट इज समथिंग जो सबसे डिफिकल्ट जॉब है आई गेस। तो उनको रिस्पेक्ट दिलाना, उनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज कराने का काम राजा राम मोहन जी ने किया था। He urged them to develop their minds and to acquire some skill. Also इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की फीमेल से कि वो अपने दिमाग को डेवलप करें, कुछ ना कुछ कला सीखे, स्किल्स लाएं, ताकि वो ना किसी पे डिपेंडेंट ना हो, उनको ना सीखने की चाह आए, उनको पता चले कि हम भी कुछ कर सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय had a social conscience. He realized that it was his duty to improve the lives of Indian women.
तो उनमें एक सोशल कॉन्शियस था, यानी कि वो समाज के लिए काम करने वाली एक आत्मा रखते थे और इसीलिए उन्होंने खुद का नहीं सोचा, सिर्फ उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इंडियन वुमेन की डेफिनेटली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हुई थी। सो दैट इज़ हाउ एक एग्जाम्पल है कि इफ़ ही वुड हैव वांटेड, वो सिर्फ अपनी लाइफ देखते, अपनी लाइफ सुधारते, मे बी अपनी फैमिली में लेडी को रिस्पेक्ट देते, दैट्स इट, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरी सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की। सो इफ़ यू कैन हेल्प समबडी और इफ़ यू कैन असिस्ट समबडी व्हेन दे नीड योर हेल्प, प्लीज डू दैट। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Florence Nightingale cared so much for others that she gave up a life of luxury to devote herself to nursing the sick and the wounded. So Florence Nightingale nursing की फील्ड में बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, ठीक है, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। She had a luxurious life, रिच लाइफ, बट उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया जस्ट बिकॉज वो जो है अपनी नर्सिंग जो है, जो ध्यान रखना है, उन्होंने अपनी लाइफ को सिक और वुंडेड के नाम पे कर दिया, यानी कि जो बीमार रहते थे, जो बहुत ज़्यादा जिनको चोट लगती थी, वुंडेड होते थे, उन सब का ध्यान रखती थी वो। सो यार शी डेफिनेटली गेव अप हर लग्जरीज, हर लाइफ फुल ऑफ गुड थिंग्स जस्ट टू हेल्प अदर्स. Elizabeth Fry and Mother Teresa worked all their lives to change the pitiable conditions of prisoners, beggars and all who were less fortunate than them. आप मदर टेरेसा का नाम तो आई डोंट थिंक कोई होगा जो नहीं जानता, सबको पता है मदर टेरेसा जी के बारे में। सो एलिजाबेथ फ्राई और मदर टेरेसा जो है, इन्होंने भी अपनी जिंदगी जो है लगा दी, अपना पूरा लाइफ काम किया ताकि वो बहुत से लोगों की जो बुरी कंडीशंस हैं, जो खराब स्थिति है, उसे सुधार सकें। जैसे कि प्रिजनर्स की जो कैदी थे, जैसे कि बेगर्स की जो भीख मांगते थे, और वो सब लोग जो उनसे कम फॉर्चुनेट थे, यानी जिनकी कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी, उन सब के प्रति काम करना स्टार्ट कर दिया था इन लेडीज ने। Both of them dedicated their lives to the cause of the poor, sick and the handicapped. और दोनों ने अपनी लाइफ पूरी तरीके से नाम पे कर दी किन लोगों की मदद करने में, जो पुअर थे, जिनके पास पैसा नहीं था, जो गरीब थे, जो बीमार थे, सिक थे, एंड जो हैंडीकैप थे, यानी कि कुछ ना कुछ किस जो भी रीज़न है उस वजह से जितने भी लोग थे जो प्रॉपरली जिनके हाथ पैर नहीं चलते थे, यानी कि जो विकलांग थे, हैंडीकैप थे, उनकी भी मदद की किस लोग, किन्होंने? एलिजाबेथ फ्राई एंड मदर टेरेसा. You too must develop within yourself this feeling of concern for the welfare of others. अब वो ये नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप अपनी लाइफ पूरी गिव अप कर दो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट ये जो फीलिंग होती है ना, कि अगर आप किसी को देख रहे हो बुरी कंडीशन में, कोई परेशान है और आप मदद अगर कर सकते हो, तो प्लीज़ ये फीलिंग जगाओ अपने अंदर कि आप लोगों के प्रति कंसर्न दिखा सको। आप इतने पत्थर दिल मत बन जाओ, स्टोन हार्टेड मत बन जाओ, दैट इफ़ यू सी पर्सन सफरिंग, इफ़ यू सी अ पर्सन हु इज़ देयर आस्किंग फॉर हेल्प एंड यू आर लाइक कि मुझे क्या करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपके अंदर भी ये जो वेलफेयर होता है ना, फॉर अदर्स की, लोगों का कुछ अच्छा करना, और उसकी फीलिंग बहुत अच्छी होती है। सो डेफिनेटली वो हमें करना चाहिए फॉलो। वी ऑल कैन नॉट बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स और मदर टेरेसास, बट वी कैन सर्टेनली डेवलप द एबिलिटी टू बी काइंड हार्टेड टुवर्ड्स अदर पीपल। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि हम सब इनकी तरह तो नहीं बन सकते हैं कि यार हमने अपनी लाइफ पूरी गिव अप कर दी और सिर्फ दूसरों की मदद की, ऐसा हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कोई पैसेज जो लिख रहा है वो, और ना ही वो बोल रहे हैं कि ऐसा बन जाओ, बट वो ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो ये काबिलियत डेवलप कर सकते हैं कि हम लोगों के प्रति बड़े काइंड बन जाएं। काइंडनेस तो आई गेस बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा लैक भी कर रहा है। एंड व्हेन यू बिकम काइंड टुवर्ड्स अदर्स, यू फील ग्रेट, यू फील ट्रूली लाइक अ ह्यूमन। सो दैट इज समथिंग जो इस पैसेज ने आपको रिक्वेस्ट किया है। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। What should you do when you see someone injured on the road? आपने किसी को देखा जो रोड पे जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जो परेशान हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए? We should go past without looking or caring for him. हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और हमें देखना भी नहीं चाहिए उस पर्सन पे कि उसको क्या हो रहा है, whatever. We should stop to help him. हमें वहाँ रुक कर उसकी मदद करनी चाहिए. We should let others help him. हमें वहाँ वेट करना चाहिए, बाकी लोग भी खड़े वो आके मदद कर देंगे. Just pray for him. बस वहाँ खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना करो कि जो होगा भगवान देख लेंगे. Obviously आप वहाँ खड़े हो फिजिकली, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। सो डेफिनेटली जस्ट आपको स्टॉप करके यानी वहां रुककर उसकी मदद करनी चाहिए। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज राजा राम मोहन रॉय's कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल अपलिफ्टमेंट? एक तरीके से समाज को एक बेहतर स्थिति पे लाने में राजा राम मोहन रॉय जी का क्या योगदान है, ये पूछा गया। ही वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन। उन्होंने इंडियन वुमेन की कंडीशन को बेहतर करने के लिए मेहनत की। ही नर्स द सिक एंड द वुंडेड। नर्सिंग का काम हमें पता है कि इनका नहीं, नाइटिंगेल का है। ही वर्कड फॉर द पुअर एंड हैंडीकैप, दैट्स मदर टेरेसा एंड एलिजाबेथ। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट ही वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन। डन? ओके,
थर्ड है हु डिवोटेड हिज और हर लाइफ टू नर्सिंग द सिक एंड द वुंडेड, अभी मैंने बताया दैट्स नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. सो राजा राम मोहन राय, पिटिएबल कंडीशन ऑफ वुमेन. मदर टेरेसा जो है फॉर द लाइक सिक एंड वुंडेड, नॉट सिक एंड वुंडेड, द पुअर एंड सिक एंड हैंडीकैप्ड. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल. इनके नाम पे एक और कुछ चीज़ है, कोई डे वगैरह भी है, तो डेफिनेटली उस पर रिसर्च करना सो दैट यू गेट टू नो मोर अबाउट इट. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे, द पिटिएबल कंडीशंस ऑफ द पुअर एंड सिक बिलोंग टू द एफर्ट्स ऑफ मदर टेरेसा. द कंडीशंस ऑफ पुअर एंड सिक इज चेंज्ड ड्यू टू द एफर्ट्स. सेकेंड है आर चेंज्ड, वॉज चेंज्ड, वर चेंज्ड. सबसे पहली चीज तो ये जो चीज है मदर टेरेसा के थ्रू जो सिक और पुअर की कंडीशंस है वो सुधरी थी, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है. सो दिस इज अ क्वेश्चन जो टेंस और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड दोनों पे बेस्ड है. तो इज और आर तो हटा दोगे बिकॉज ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट, पता है ना, प्रेजेंट टेंस इज एम आर की बात करते हैं हम, एंड ये पैसिव वॉइस भी है कहीं ना कहीं. अब दूसरी बात करते हैं हम, सी है वॉज चेंज, डी है वर चेंज. अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, द पिटिएबल कंडीशंस चेंज हुई हैं, कंडीशंस आर प्लूरल, राइट, स्थितियां हैं, एक स्थिति नहीं है, तो क्या करोगे, प्लूरल लगाओगे. सो आंसर क्या हो जाएगा, वर चेंज. डन. सो इस तरीके से टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, एक्टिव पैसिव और क्या है रिपोर्टेड स्पीच, इन सब के रूल्स प्लीज पढ़ लेना. मैंने सब पे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं आपको, 4 वीडियोस हर टॉपिक पे हैं. सो प्लीज गो एंड वॉच देम सो दैट आपको रूल्स पता चले और आप इस तरीके के क्वेश्चंस में फंसो नहीं. क्लियर. ओके, चलिए फिफ्थ पे आते हैं. गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. अब इसके लिए तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है बट इट्स वेरी इजी वैसे देखा जाए तो, बट अगर आप ऊपरी ऊपरी तौर पे पढ़ोगे ना तो यू माइट गेट कंफ्यूज, इसीलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा. इज इट डू गुड ईट गुड, क्या ये बोल रहा है कि आप अच्छा करो और अच्छा खाओ. देन लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीना सीखो. मदर टेरेसा, राजा राम मोहन रॉय, तो स्पेसिफिकली ये राजा राम मोहन रॉय या मदर टेरेसा पे तो नहीं है, तो सीओडी एलिमिनेट हो जाता है. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ईटिंग गुड, सो इट इज जस्ट अबाउट डूइंग गुड. सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिव फॉर अदर्स, यानी कि बी काइंड टू अदर्स. इसका मतलब ये नहीं खुद के लिए जियो ही मत, इट इज लाइक दूसरों के लिए भी जियो, यानी दूसरों का भी भला करने की कोशिश करो अगर कर सकते हो तो. डन. ओके, अब आ जाते हैं दूसरे पैसेज पे. ये थोड़ा कैसे बोलूँ मैं, ये थोड़ा ऐसे सोशल टाइप का है, यानी कि हिस्ट्री विस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है. तो हो सकता है आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ना लगे बट पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो पैसेज पढ़ते हैं. The Paleolithic remains have been found in all parts of India, especially in the Deccan. Paleolithic age एक थी, स्टोन एज की बात हो रही है. तो इसके कुछ रिमेन्स जो हैं वो कहाँ पाए गए हैं, इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हर दुनिया के मतलब इंडिया के हर कोने में पाए गए, स्पेशली इन द डेक्कन, तो जो डेक्कन एरिया है वहाँ ज़्यादा पाए गए हैं. इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, साउथ ऑफ द विंध्या माउंटेन एंड द नर्मदा रिवर, इट वॉज नोन एज दक्षिणपथ, नाउ इट इज कॉल्ड द डेक्कन. तो अभी डेक्कन बोला जाता है किसको, विंध्या माउंटेन और नर्मदा रिवर को, बट पहले के टाइम पे इसको दक्षिणापथ कहा जाता था. तो क्या है दक्षिणापथ, विंध्या माउंटेन एंड नर्मदा. अभी क्या है ये डेक्कन. There were two main cultures in the Paleolithic age. उस वक्त स्टोन एज का जो Paleolithic एरिया है, एरा है, तब दो क्या होते थे, कल्चर्स होते थे. वो कल्चर्स थे सोनीनियन एंड अशूलियन, ठीक है. सो सोनीनियन और अशूलियन क्या है, कल्चर्स हैं. Some tools from the Soninian culture have been found in the Shivalik hills of the Indian subcontinent. यानी कि कुछ जो टूल्स वगैरह तब के टाइम पे बने होते थे सोनीनियन कल्चर के टाइम पे, वो अभी भी कहाँ, शिवालिक हिल्स जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, वहाँ पर पाए जाते हैं. मोस्ट सोनीनियन टूल्स बिलोंग टू लेट मिडिल पीरियड फाउंड इन पास्ट शिवालिक सेडिमेंट्स. तो जो मिडिल पीरियड था, आपको पता होगा कई एराज वगैरह डिवाइडेड होते हैं, तो तब के टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा सोनीनियन टूल्स देखे गए हैं कहाँ, शिवालिक रेंजेस पे. क्लियर. ओके. सोनीनियन आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड इन पाकिस्तान. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो ह्यूमंस ने बनाई हो और उसका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, ठीक है. तो जो सोनीनियन एरा के जो कल्चर के आर्टिफैक्ट्स थे, चीज़ें बनाई गई थी बाय ह्यूमंस, उन्हें पाकिस्तान में से भी रिकवर किया गया है. अशूलियन साइट्स हैव बीन डिवाइडेड इन अर्ली अशूलियन एंड लेट अशूलियन. अब इस एरा को, इस कल्चर को दो में डिवाइड किया गया है, अर्ली एंड लेट, ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस्ड. और इनको डिवाइड किस चीज़ पे किया है, जैसे टूल्स बनाए जाते थे ना तब के टाइम पे, उस पे. तो डेफिनेटली जो ह्यूमंस हैं वो कई तरीके के टूल्स वगैरह बनाते थे, स्टोन्स वगैरह से यूज़ कर स्पेसिफिकली, तो उन सब की बात होगी. Early Acheulean tools have been recovered at the edge of the Vindhya Hills in the Narmada Basin. जो early Acheulean है, यानी कि इसको दो में डिवाइड किया ना, अर्ली और लेट, तो जो अर्ली वाले टूल्स हैं वो कहाँ देखे गए हैं, विंध्या हिल्स जो है नर्मदा बेसिन में, वहाँ से पाए गए हैं. फ्लेक टूल्स वर द मेजर फीचर्स ऑफ द लेट Acheulean एज. अभी फ्लेक क्या है, फ्लेक टूल्स
ऐसा होता था कि पत्थर को ना काट कर फ्लेक्स में बनाया जाता था, लाइक जो पत्थर का थोड़ा सा पतला पार्ट, और फिर उससे हथियार बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, तो वो फ्लेक टूल्स कहलाते थे। और ये मेजर फीचर्स थे ऑफ लेट अशूलियन एज। स्मॉल एंड मीडियम साइज हैंड एक्सेस, जो कुल्हाड़ी होती है, एक्स, ठीक है, एंड क्लीवर्स वर मेन टूल्स ऑफ दिस एज यूज फॉर चॉपिंग मीट। और क्लीवर्स जो है ना, ये एक्स जैसा ही होता है बट इसका ना स्क्वायर शेप में होता है, लाइक जो काटने वाला होता है, दैट इज व्हाट इज क्लीवर। सो एक्सेस और क्लीवर्स जो है मीडियम साइज के, वो मेन टूल्स हुआ करते थे इस एज के, एंड इसको यूज किया जाता था मीट चॉप करने के लिए। ऑब्वियसली तब जो है जानवरों को पकड़ के फिर धीरे धीरे पता चला कि इसको खा सकते हैं, तो उसको कट करने के लिए इनने ये टूल्स बनाए। वेरियस साइट्स ऑफ अशूलियन इन द डेक्कन आर एक्सकवेटेड लाइक चिरकी निवासा, गोहॉक, सासवद, नासरे, यदुवती, अतिरम पक्कम एंड भीम बेटका, जिसमें से सिर्फ भीम बेटका है जो हमने सुना है, राइट। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो आपको बाकियों का भी पता होगा। तो यहाँ दिया ये बहुत सारी अशूलियन जो है वो डेक्कन में एक्सकवेट की गई हैं, निकाली गई हैं, और ये सब वो साइट्स हैं। क्लियर? ओके। Various Acheulean tools have been discovered from the Nivasa, a tributary of the Godavari in Maharashtra. तो निवासा क्या है? गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, कहाँ? महाराष्ट्र में फ्लो करती है, और यहाँ से बहुत सारे Acheulean tools निकाले गए हैं। All this indicates that Nivasa was a popular habitation of the Paleolithic man for a long time. इससे पता चलता है कि जो निवासा है वो एक बहुत पॉपुलर हैबिटेशन, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते थे लोग उस एरा के फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी पैलियोलिथिक के टाइम पे जितने भी लोग थे सबसे ज़्यादा इनहेबिट कहाँ करते थे, रहते कहाँ थे, रिसाइड कहाँ करते थे? निवासा में। From these stone tools we come to know about food and shelters of early man. और इन्हीं टूल्स की मदद से पता चलता है कि उस वक्त उनका खाना कैसा होता था, क्या खाते थे, क्या शेल्टर था उनका, तो इन सब से वो पता करते हैं। One of these sites is अत्तिरामक्कम वैली in the north west of तमिलनाडु। तो ये एक जगह है तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है। Archaeological research has discovered evidence of fossil remains of animals and primitive stone implements in the northern Tamil Nadu around 3 lakh BC। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से ये पता चला है कि वहाँ पर फॉसिल रिमेन्स के एविडेंस मिले हैं, लाइक फॉसिल्स मिले हैं एनिमल्स के और प्रिमिटिव स्टोन इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं उनके, कहाँ पर? इस पर्टिकुलर जगह पर उतने समय पहले। मैन एंड डेक्कन लिव्ड इन दिस पैलियोलिथिक पीरियड फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजिंग ओनली क्रूड इम्प्लीमेंट्स। और इन्हीं में से जो स्टोन के बिल्कुल रॉ इम्प्लीमेंट्स हैं उन्हीं का मदद लेते हुए, उन्हीं को यूज करते हुए यहाँ पर लोग जो हैं बहुत टाइम तक रहे। ठीक है, तो ले देखिए इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल टाइप ऑफ पैसेज, बट लेट्स सी क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं हमसे आफ्टर रीडिंग दिस। पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दिस पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज नोन एज दक्षिणापथ इन एंशिएंट टाइम्स। सो दिस इज समथिंग जो बहुत क्लियरली हमको बताया गया इन द वेरी फर्स्ट पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ, आई गेस। यस, सो नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर, साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन एंड नर्मदा रिवर, शिवालिक हिल्स या नॉर्थ ईस्ट। सो लेट्स जस्ट रीड दक्षिणापथ का कहाँ पर दिया हुआ है। सो ये रहा कि विंध्या, साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन और नर्मदा रिवर को दक्षिण पथ कहा जाता था। दक्षिणा क्यों बोल रही हूँ मैं, यस दक्षिणापति लिखा है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन एंड नर्मदा रिवर। बाकी का तो दिया नहीं, इट्स वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। 7th पे आते हैं, विच इज नेम द 2 मेन कल्चर्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज। 2 कल्चर्स बताने हैं, तो वी ऑलरेडी नो इट्स एशूलियन एंड सोनिनियन। ठीक है, सो दक्षिणापथ एंड डेक्कन, विंध्या हिल्स एंड नर्मदा बेसिन, द सोनिनियन एंड एशूलियन, या द न्यू एंड द ओल्ड पैलियोलिथिक। सो डेफिनेटली कल्चर्स 2 हैं, ऑप्शन सी सोनियन एंड एशूलियन। क्लियर? ओके। 8th पे आते हैं, on which basis have Acheulean sites been divided। अब इसको किस बेस पे डिवाइड किया गया? सो यू गेट टू नो अबाउट दिस, किसको टूल्स पे बेस पे डिवाइड किया गया है। इफ यू वांट टू नो, देख लेते हैं एक बार जाकर, कहाँ पे दिया हुआ है आपको ये, आई थिंक यहाँ दिया हुआ है कि एशूलियन एंड लेट एशूलियन ऑन द बेस ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसको अर्ली और लेट में डिवाइड किया गया था, जो टूल्स वहाँ पर बनते थे उस पे बेस्ड। सो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पे टूल्स दिया हुआ है। यस, ऑप्शन डी पे। सो द टूल्स प्रोड्यूस, सो एशूलियन साइट्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस। किस में डिवाइड किया गया है? अर्ली एंड लेट। डन? ओके। 9th पे आते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द अर्ली मैन फ्रॉम द स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स को देखकर आपको पता क्या चलता है वहाँ के लोगों के बारे में? वी कैन नो अबाउट देयर फूड एंड शेल्टर्स, विक्टिम्स, वेज ऑफ एंटरटेनमेंट, करेज। देखो पूरे पैसेज में सिर्फ फूड और शेल्टर्स यूज किया गया, नंबर 1। नंबर 2 विक्टिम्स, वेज ऑफ एंटरटेनमेंट और करेज की तो बात ही नहीं आती यहाँ पर। सो आंसर आ जाता है खाना और शेल्टर। इससे पता चलता है जब हम उनके टूल्स देखते हैं। डन? ओके। Next at 10th, which word in the passage means connected with the early part of the Stone Age? Early Stone Age, ठीक है, तो ये चीज है जो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, but yeah, you will get to know about it.
दिया हुआ है अर्ली पार्ट ऑफ द स्टोन एज, ठीक है। अभी यहाँ पर अर्ली के लिए वर्ड होता है पेलियो और स्टोन के लिए होता है लिथिक, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा फंस सकते हो आप। सो सोनियन एक्सकवेटेड अशुलियन नहीं है आंसर, पैलियोलिथिक है, बिकॉज पैलियो का मतलब ही होता है अर्ली एंशियंट, ठीक है, और लिथिक जो है वो स्टोन से रिलेटेड है। सो यू गेट योर आंसर एज ऑप्शन नंबर डी। सो या यू गेट टू नो 2 वर्ड्स पैलियो एंड लिथिक। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम पोअम पे। सो लेट्स जस्ट रीड द 2 पोएम्स एंड वी विल गेट टू द क्वेश्चंस। पहला पोअम, डिड आई एवर स्टॉप क्वेश्चन मार्क है टाइटल ऑफ द पोअम। इट्स अ वेरी नाइस वन, ठीक है, लेट्स रीड इट। डिड आई एवर स्टॉप टू मेक यू स्माइल when your day was hard or your road was long? When your light stopped shining for a while, did I sing for you a happy song? Did I ever try to make you laugh when your eyes held tears and you couldn't speak? When your world seemed almost torn in half, did I hold your hand and kiss your cheek? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो पोइट हैं वो सबसे पूछ रहे हैं या मे बी वो अपने बिलवत से पूछ रहे हैं, बट ले देखिए ये तब की बात कर रहे हैं जब कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली या आपके लव्ड वंस कभी ना ऐसी स्थिति में होते हैं जब वो बड़े स्ट्रेस्ड हैं, बड़े टेंशन में हैं या लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा उनके, तो क्या आप कभी कुछ ऐसा करते हो जिनसे उनको बेटर फील हो, ठीक है। तो यही वो पूछ रहे हैं कि डिड आई एवर स्टॉप टू मेक यू स्माइल, कि क्या मैंने कभी रुक कर तुम्हें हंसाने की कोशिश की। व्हेन योर डे वॉज हार्ड और योर रोड वॉज लॉन्ग, जब आपका दिन बहुत बुरा था या फिर बहुत बड़ा दिन था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो क्या मैंने कभी भी कोशिश की कि मैं आपको मुस्कुराने की कुछ वजह दूँ। व्हेन योर लाइट स्टॉप्ड शाइनिंग फॉर अ व्हाइल, डिड आई सिंग फॉर यू अ हैप्पी सॉन्ग, जब थोड़ी देर के लिए आपकी लाइफ में बहुत अंधेरा था यानी सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही थी, तो क्या मैंने कभी आपके लिए कोई ऐसा गाना गाया विच मेड यू हैप्पी। डिड आई एवर ट्राई टू मेक यू लाफ, क्या मैंने कभी भी आपको हंसाने की कोशिश की। व्हेन योर आईज हेल्ड टीयर्स एंड यू कुडंट स्पीक, जब आपकी आंखों में आंसू थे एंड यू कुडंट स्पीक, ऑब्वियसली जब कोई रोता है तो बोल नहीं पाता, राइट। तो जब आपकी आंखों में आंसू थे या बोल नहीं पा रहे थे, तो क्या मैंने कुछ भी ऐसा किया जिससे आपको हंसी आ जाए। व्हेन योर वर्ल्ड सीम्ड ऑलमोस्ट टॉर्न इन हाफ, टॉर्न क्या होता है, टीयर का पास्ट, ठीक है। तो जब जो लाइफ है वो 2 टुकड़ों में बट गई हो, दैट इज टॉर्न इन हाफ, ठीक है। सो व्हेन योर वर्ल्ड सीम टॉर्न इन हाफ, डिड आई होल्ड योर हैंड और किस योर चीक, कि भैया जब मेरे को ऐसा लगा कि आपकी लाइफ जो है वो 2 टुकड़ों में बट गई है यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है लाइफ, तो क्या मैंने कुछ भी ऐसा किया व्हेन आई वाज लाइक इट्स ओके, डिड आई मेक यू लाइक फील गुड, डिड आई काम यू डाउन, ऐसे करके वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी आगे भी है, पढ़ते हैं। Did I ever pause to hear your voice when you needed just a moment's ear? When you had lost your way or missed a choice, did I let you know what I was near? Did I ever stop to say I care when I did not seek to hear it too? When you weren't so sure that I would be there, did I ever show love for you? यहाँ पे दिया है कि जब मैं आप when you needed somebody to hear, जैसा होता है ना कभी कभी कि बस कोई हो जिससे हम बोले तो सुने बस चुपचाप बैठ के, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जब ऐसा कुछ था, जिससे भी वो पूछ रहे हैं कि जब आपको ऐसा कोई चाहिए था कि जो आपकी बातें सुने, कि क्या मैं वहाँ पर बैठ के आपकी बात सुन रहा था। When you had lost your way or missed a choice, कि जब या तो आप अपना रास्ता खो चुके हैं या फिर कोई भी चॉइस वगैरह जो भी करी वो सही नहीं थी, whatsoever, did I let you know that I was near, कि मैंने कभी तुम्हें बताया कि I am there to listen to you या I am there whenever you are feeling low. Did I ever stop to say I care, जब भी ऐसा कभी कुछ हुआ है कि मैं कभी रुक कर ये बोला हो मैंने कि मुझे फर्क पड़ता है। When I didn't seek to hear it too, यानी कि जब मुझे नहीं सुननी थी ये बात, I did not want कि मुझे भी कोई ऐसा बोले, just for you did I say कि I care for you. When you weren't so sure that I would be there, did I ever show love to you, कि जब लगा भी थी नहीं था जिसको भी वो बोल रहे हैं कि I'll be there, that was the time maybe जब मैंने शो किया that I am there for you, I love you. So इस तरीके से पोइट हमसे कह रहे हैं कि there can be times when our friends, when our family members are feeling low, और तब हम कभी भी जाकर उनको स्पेशल फील नहीं कराते हैं, ये जानते हुए भी कि उनका दिन खराब है, उनका समय खराब चल रहा है। सो या हमें जाके कभी किसी का दिन बनाना चाहिए, वी शुड मेक द पर्सन फील हैप्पी, वो चीज़ यहाँ पे वो समझा रहे। क्लियर, ओके। सो इस पोएम पे बेस्ड आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है द पोएट सीम्स टू बी अड्रेसिंग, पोएट की जो बातें हैं वो पढ़कर क्या लग रहा है कि वो किससे बात कर रहे हैं, लाइक एड्रेस किसको कर रहा है। समवन हु इज फीलिंग लो, जो बहुत बुरा फील कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। समवन हु इज हैप्पी, कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है उसके बारे में बात कर रहे हैं। समवन हु लाइक्स टू सिंग, उसके बारे में बात कर रहे हैं जो गाना गाना पसंद करता है।
या समवन हु लाइक्स टू प्ले, जो खेलना पसंद करता है। बाप रे, इतना इजी क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऑब्वियसली जो इंसान बहुत लो फील कर रहा है, जिसका दिन अच्छा नहीं गया या जिसकी लाइफ ऐसा लग रहा है 2 भागों में डिवाइड हो गई है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो कोई पर्सन जो बड़ा लो फील कर रहा है, जो बहुत बुरा फील कर रहा है, उसको एड्रेस कर रहे हैं पोएट। यानी कि पोएट ने यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, बट ये कोई है जो बहुत लो फील कर रहे हैं और हमें भी वो यही समझा रहे हैं कि आपके आसपास अगर कोई भी है जो बहुत लो फील कर रहा है, जिसे बहुत ज़्यादा बहुत दुख दर्द देखे उसने लाइफ में, या दिन अच्छा नहीं जा रहा है, या जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, होता है सबके साथ होता है, राइट। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको बेहतर फील कराएं, ना कि आप कुछ भी ना करें या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दें। सो या ट्राई टू मेक समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग दैट मेक्स द अदर पर्सन फील वेरी हैप्पी। एंड ये घर से स्टार्ट करो। कभी पेरेंट्स होते हैं बुरे मूड में, बिकॉज पेरेंट्स दिन भर में इतना कुछ देख लेते हैं ना, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि वो शायद हमसे शेयर नहीं कर सकते, ताकि हम टेंशन में ना आए, हम अपनी लाइफ बड़ी मस्त जिए। और उस वक्त अगर आप ये थोड़ी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दोगे ना, कि नहीं एंटिसिपेट करना सीख जाओ, या फिर आप थोड़ा क्या बोलूँ मैं, स्टडी करना सीख जाओ कि हाँ शायद कुछ तो हुआ है, टेंशन है, ये मत पूछो क्या हुआ है, बट ऐसा कुछ करो कि जिससे वो बेटर फील करे, मेक देम फील दैट यू लव देम। पेरेंट्स को हमेशा ये दिखना चाहिए कि यू रियली केयर फॉर देम, यू रियली लव देम, और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा उनके लिए करना चाहते हो। सिमिलरली अगर आपके बड़े भाई बहन हैं या छोटे भाई बहन हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए कर सकते हो जिनसे उनको फील हो कि दैट यू लव देम अ लॉट। या दोस्त में भी ऐसा होता है, कभी कभी दोस्त लोग जो मिलते हैं या फ़ोन पे बात होती है तो दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि लाइफ में सब कुछ अप एंड डाउन चल रहा होता है। अगर उनसे कुछ अच्छी बातें ही कर लोगे और उनको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू दैट। सो या दीज आर द थिंग्स दैट यू मेक द अदर पर्सन फील हैप्पी एंड गुड व्हेन दे आर फीलिंग वेरी लो। वही चीज़ यहाँ पोएट एड्रेस कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी पोम है, आई तो लव्ड इट डेफिनेटली। आई होप आपने भी कुछ सीखा है। और इसके साथ साथ पहला आंसर जो है वो है समवन हु इज फीलिंग लो। क्लियर? ओके, 12th पे आते हैं। द पोम इज अबाउट being compassionate to others, making others happy, one's own selfish interest, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये जो कविता है वो दूसरों के प्रति कंपैशनेट होने की, दूसरों के प्रति बहुत ही काइंड होने की, एक अच्छी भावना, प्यार वाली भावना दिखाने की, ताकि सामने वाले को लगे कि या समबडी इज देयर फॉर देम, वो उसके बारे में बात करती है कविता। ये कविता बात करती है दूसरों को खुश करने के बारे में, अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में, या फालतू चीज़ों के बारे में जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो जाता है कि आप दूसरों के प्रति बड़ा अच्छा फील करें। हाँ, ये भी हो सकता है कि दूसरों को क्या खुश करने की बात हो रही है, नहीं, दूसरों के प्रति कंपैशनेट होने की बात हो रही है कि भाई जब आप किसी को पता ही नहीं लगेगा आपको कि वो बुरी स्थिति से गुजर रहा है, या फील ही नहीं कर पाओगे, आप में वो है ही नहीं। देखो मैंने देखा है 2 टाइप के लोग होते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन बड़ा परेशान है, रो रहा है, या फिर दुखी है, तो 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक जिसको ऐसा लगता है कि यार क्या है, क्या रोता रहता है, या मुझे क्या करना है, या वो कुछ भी नहीं बोलेगा, खड़ा रहेगा। एक होता है जो वहाँ जाएगा, उसको चीयर अप करेगा, कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है, एग्जाम्पल देगा जहाँ पे उसने शायद कुछ ऐसा डील किया बट वो बाहर आया। तो इस तरीके से ये जो होता है ना दूसरा पर्सन, उसे कंपैशनेट कहते हैं, कि वो समझ पा रहा है कि यार ये बुरा फील कर रहा है, दुखी है, और मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि उसको अच्छा फील हो। तो दैट इज समथिंग जो पोएट बोल रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, दूसरों को फील कराने के लिए कि कोई है उनकी बात सुनने के लिए, उनको अच्छा महसूस कराने के लिए, उनको थोड़ा चीयर अप करने के लिए। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 कह रहा है द पोएट सिंग्स ब्लैंक टू द अदर पर्सन। पोएट क्या गा रहे हैं? A melancholy song, a happy song, a sad song and a happy song. A melancholy song. What is melancholy? दुख भरा, ठीक है, सैडनेस से भरपूर। अ हैप्पी सॉन्ग, खुशनुमा गाना, और सैड सॉन्ग अगेन दुख, एंड हैप्पी भी दुखी है। तो अगर आपको नहीं भी पता हो ना मेलंकली क्या है, ये तो क्लियर हो गया होगा कि सैड और अनहैप्पी एक जैसे हैं, तो डेफिनेटली इसके ऑपोजिट की बात हो रही है। तो हैप्पी सॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी वो अच्छे गाने गाने की ही बात करेंगे, वो कुछ ऐਵੇਂ कुछ भी नहीं गाने की बात करेंगे दुखी भरा, दुख भरा, क्योंकि सामने वाला वैसे ही दुखी और आप और दुख भरे गाने गा दो तो फिर तो पता नहीं क्या ही कर रहे हो, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द वर्ड विच मीन सेम एज रिप्ड। रिप्ड क्या होता है? रिप्ड जीन्स, पता है जो फटी फुटी सी जीन्स होती है वो रिप्ड होती है। वैसे ही टीयर क्या होता है? कोई जैसे पेपर फट जाता है तो आप टीयर वर्ड यूज करते हो ना, तो वो टॉन यूज किया है यहाँ पे। पॉज यानी रुक जाना, ठीक है, वहाँ थोड़ा क्षण के लिए रुक जाना। स्माइल तो आपको बताइए मुस्कुराहट। मिस्ड यानी खो दिया है कोई चीज, और टॉन है टीयर का पास्ट विच इज रिप्ड से रिलेटेड, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इजी आई गेस, राइट? ओके, नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। द पोइट वॉन्ट्स टू नो इफ ही एवर शोड ब्लैंक फॉर द पर्सन। पोइट जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कभी भी जो भी पर्सन है उसके लिए लव शो किया है, एंगर शो किया है, हैप्पीनेस शो किया है कि डिस्ट्रेस शो किया है, यानी कि उनके लिए प्यार दिखाया है क्या कभी। वो पूछ रहे हैं कि जब भी तुमको ऐसा लग रहा था कि तुम लो फील कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा महसूस कराया कि आई लव यू, या फिर एंगर फॉर द पर्सन, गुस्सा दिखाया है मैंने तुम्हें, हैप्पीनेस खुशी दिखाई है, या फिर डिस्ट्रेस यानी कि कोई ट्रस्ट नहीं वो दिखाया। सो डेफिनेटली यहाँ पर वो पूछना चाहते हैं इफ आई एवर शोड लव फॉर द
पर्सन, सो या ऑप्शन ए बिल्कुल बेहतरीन आंसर है, बिकॉज एंगर, हैप्पीनेस, डिस्ट्रस्ट का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, राइट। सो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, इजी, ओके। अब आते हैं 16 पे, व्हेन डिड द पोएट ट्राई टू मेक द अदर पर्सन लाफ, जब जो दूसरा पर्सन है उसको वो हंसाएंगे कब। द पोएट ट्राई टू मेक द अदर पर्सन लाफ व्हेन ही वाज सैड, व्हेन ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड कुडंट स्पीक, व्हेन ही वाज साइलेंट, व्हेन ही वाज लोनली। अब इस पे बेस्ड आपको पोएम पे जाना पड़ेगा सो दैट आपको ये एग्जैक्ट लाइन दिख जाए एंड यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो आपकी लाइन यहाँ दी हुई है, डिड आई एवर ट्राई टू मेक यू लाफ, आईज हेल्ड टीयर्स एंड यू कुडंट स्पीक, ठीक है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और तुम बात नहीं कर पा रहे थे, क्या तब मैंने तुम्हें हंसाया, वो पूछ रहे हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली ऑप्शन बी, हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड कुडंट स्पीक। इजी है, बहुत इजी है, लाइक बहुत 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 इजी प्रश्न है। इट्स जस्ट दैट ये पोम आपको सैम्पल्स में दी हुई है, सो आई हैव टू टीच इट टू यू, सो या डेफिनेटली दैट्स व्हाई इट्स मेंशन्ड हियर, क्लियर, ओके। अब आते हैं 17वें प्रश्न पे, व्हेन डिड द पोएट लेट द अदर पर्सन नो दैट ही इज नियर, उसको कब मतलब महसूस कराएंगे कि हाँ मैं हूँ, मैं पास में हूँ। द पोएट लेट द अदर पर्सन नो दैट ही इज नियर व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, व्हेन ही लुक्ड एट हिम, व्हेन ही स्माइल्ड, व्हेन ही हैड अ चॉइस। नाउ अगेन इसके लिए आपको पोएम में वापस जाना पड़ेगा जब नियर वाली बात की गई है, जो कि आई गेस सेकंड में दिया है, क्या नहीं, यही दिया हुआ है गेस। सो कुडंट स्पीक, हैप्पी सॉन्ग नहीं, यहाँ पे नहीं है। देन यू हैव वॉइस, ईयर, यस। डिड आई लेट यू नो दैट आई वाज नियर, डिड आई एवर स्टॉप टू से आई केयर व्हेन आई डिडंट सीक टू हियर इट टू यू, नो, दिस इज समथिंग आई गेस। व्हेन यू हैड लॉस्ट योर वेज और मिस्ड चॉइस, डिड आई लेट यू नो दैट आई वाज नियर, ठीक है। तो जब आपने अपना वे खो दिया है, रास्ता भटक गए हो, या आपने चॉइस जो मिस कर दी है, तो क्या डिड आई टेल यू दैट आई वाज नियर। सो ये जो लॉस्ट योर वे वाला पॉइंट है, वो वाला हो जाएगा आपका आंसर। लेट्स सी वहाँ कहाँ दिया हुआ है। So that is given in option A, lost his way. So easy, right? Okay, चलिए अब हम आएंगे 18th पे। द पोम स्पीक्स ऑफ, पोम किसके बारे में बात कर रही है, लव, होप, हैप्पीनेस, या सभी के बारे में। सो या इट्स डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट लव, इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट होप, उम्मीद की बात कर रहा है कि द अदर पर्सन शुड हैव दैट होप ना, कि यहाँ कोई है जो मेरी बात सुनेगा, कोई है टू अंडरस्टैंड माई पिटिएबल कंडीशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया आपके पेरेंट्स का केस कि जब बहुत ज़्यादा वो लो फील कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनको लाइफ में बहुत कुछ देखना पड़ता है, सो दैट दे कैन गिव द बेस्ट लाइफ टू अस। तो उस वक्त उनको अगर ये महसूस हो जाए कि मेरे बच्चे हैं टू टेक केयर ऑफ मी, या टू लिसन to me or to understand my condition without questioning, क्योंकि ऐसा होता है कि जब जैसे पेरेंट्स को शेयर करो तो हम बड़ा बीच में बोल देते कि ऐसा थोड़ी होता है, आप गलत हो, ये वो चुप करके सुनते नहीं है, जो कि उनको चाहिए होता है, राइट। दे डोंट वांट यू टू पे देयर बिल्स और टू बाय अ एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर देम, नहीं, दे वांट you to care for them, you to listen what they want to say। तो या वो चीज़ वहाँ पर है। तो होप, उम्मीद है, हैप्पीनेस तो डेफिनेटली है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, खुशी खुशी खुशी। सो या ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डन, ओके। अब आ जाते हैं हम दूसरी और आखिरी पोम पे ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड साथ ही साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी प्रीवियस पोम के क्वेश्चंस बड़े ही इजीएस्ट थे, बट यस आपको अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं पोम, वही चीज़ है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अबाउट ओनली डिफिकल्ट वर्ड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि आप क्या समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो पोम तो फिर भी ईजी आई गेस, जितना मैंने स्टडी किया प्रीवियस ईयर या सैम्पल वगैरह, पोम अच्छा है, इजी है, बट पैसेजेस डेफिनेटली थोड़े लेवल अप आते हैं। सो यार डोंट वरी, जब पीवाईक्यू यूज करेंगे तो आपको और मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ आपको मेक श्योर करना है कि यू फॉलो अ लॉट ऑफ पैसेजेस एंड पोएम्स व्हाइल यू आर देयर प्रिपेयरिंग फॉर योर ओलंपियाड्स एट योर होम। सो आई वुड गिव यू 4 to 5 in every video, but definitely for more such passages and videos you have to work upon them. So please make sure कि आप और जितने पैसेजेस हैं पोएम्स उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है इंटरनेट पे, तो आप जितने पढ़ सकते हैं उतने पैसेजेस पढ़ो, कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं दूसरी पोएम पे, जो कि है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ये लिखी, ये टाइटल है क्या, जब अर्ली स्प्रिंग आया, यानी स्प्रिंग सीजन अभी स्टार्ट ही हुआ है, तब के टाइम पे कविता लिखी गई है। तो लेट्स रीड इट। आई हर्ड 1,000 blended notes while in a groove I sat reclined in that sweet mode when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind। Now this is something which is tricky। ये पोम इतनी भी इजी नहीं, अभी थोड़ी तारीफ की मैंने और थोड़ा लेवल अप आ गया है पोम का, सो ध्यान से सुनना, ठीक है। I heard 1,000 blended notes while in a groove I sat reclined। अभी ग्रूव क्या है वो आपको पता ही नहीं होगा, तो क्या करोगे, राइट। तो ग्रूव एक अच्छा सा फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे ना बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे इमेजिन करो, और ये पोएट रिक्लाइंड पोजीशन पे बैठे हुए हैं, यानी कि जब आप किसी से टिक कर ऐसे पैर ऐसे सीधे करके, अभी मैं वो कर नहीं सकती ऑब्वियसली, तो जब आप टिक कर पैर सीधे करके नीचे बैठे होते हो ना, वो रिक्लाइंड पोजिशन होती है, ठीक है। सो पोएट जो है, जैसे कि अगर यहाँ पर ये पेड़ है और ये यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो पोएट यहाँ पे बैठे हुए हैं ऐसे टिक के, ठीक है। अभी मेरी ड्राइंग तो आपको पता ही है कि बहुत ही खूबसूरत है, लाइक मैं बेस्ट ड्राइंग बनाती हूँ, राइट। तो वो ऐसे रिक्लाइन करके, यानी
ऐसे टिक कर बैठे हुए हैं। आई होप क्लियर हो गया। सो यहाँ पर वो क्या सुन पा रहे हैं, 1000 ब्लेंडेड नोट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो नोट्स जो है ना वो यहाँ पे बातों की बात या आवाज़ों की बात कर रहा है कि नेचर में जब वो बैठे हुए हैं ग्रुप में फॉरेस्टेड एरिया में, तो उनको कई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो एक साथ ब्लेंड हो रही हैं। लाइक जैसे अगर आप कभी सुबह सुबह जाओ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ अगर आप, तो आपको ना बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं चिड़ियाओं की, देन आपको बहुत ही अच्छी हवा की भी आवाज़ सुनाई देती है, देन आप सुन पाते हो थोड़े बहुत इंसेक्ट्स वगैरह हो उनकी आवाज़, तो मतलब बहुत ही खूबसूरत से बहुत सारी आवाज़ें मर्ज होकर आपको सुनाई देती हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे पोइट सुन पा रहे हैं। तो बहुत सारी नेचर की आवाज़ें सुन रहे हैं वो, कहाँ पर, जब वो फॉरेस्ट एरिया में बैठे हैं और ऐसे पोजीशन में बैठे हैं, रिक्लाइंड पोजीशन में। इन दैट स्वीट मोड व्हेन प्लेजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड, वो बहुत ही प्यारे से मूड में है, स्वीट मूड में है, और उनको ये दिख रहा है कि जब ये प्लेजेंट थॉट्स जो होते हैं ना, अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं, जो अच्छे सोच होती है, विचार होते हैं, वो एकदम से दुख भरे विचार दिमाग में ले आते हैं। यहाँ पे समझ नहीं आया, अच्छे विचार हैं, पोएट अच्छे मूड में, बट दुख भरे विचार उनके माइंड में आ रहे। क्यों? आगे पढ़ते हैं जानने के लिए। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी ran and much it grieved my heart to think what man has made of man। पोएट कह रहे हैं टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी ran, यानी नेचर ने अपना जो काम है वो कितना अच्छा किया है, लेकिन कितना फेयर काम किया है नेचर ने, कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी खूबसूरती है नेचर में, प्रकृति में सब कुछ है, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं। और आप डेफिनेटली जब नेचर के साथ समय बिताते हो, आप प्रकृति में थोड़ा भी समय बिताते हो, अगर अपने पूरे दिन का, सुबह अगर जल्दी उठ के थोड़ी देर भी बैठते हो ना आप पेड़ पौधों के बीच, या अच्छा सा कोई गार्डन है वहाँ पर, पूरा दिन खूबसूरत जाता है। इट्स सो पीसफुल, इट्स सो सीरीन। तो वही चीज़ पोइट यहाँ बोल रहे हैं कि नेचर ने अपना कितना सही काम किया है, एंड द ह्यूमन सोल जो है दैट्स समथिंग दैट थ्रू मी ran, मेरे में से गुजरी है, एंड मच इट ग्रीव माई हार्ट टू थिंक, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, ग्रीव कर रहा हूँ मैं, बहुत दुख हो रहा है ये सोचकर कि व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, यानी कि हम इंसानों ने खुद को क्या बना दिया है। इंसानों के लिए प्रकृति बनाई गई थी कि भैया वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, प्रकृति को भी ध्यान से रखेंगे, बट हम क्या कर रहे हैं, ना तो हम प्रकृति के साथ समय स्पेंड करते हैं, ना ही हम वहाँ बैठते हैं, और ना ही हम प्रकृति की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो वही चीज़ वो यहाँ सोच कर दुखी हो रहे हैं। तो क्यों दुखी हो रहे हैं, समझ आ रहा है कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे प्रकृति में अपना समय बिताकर, बट वहीं जब आप ये सोच रहे हैं वो कि इंसान ने क्या बना दिया है खुद को, वो सोचकर इनको दुख हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it is my faith that every flower enjoys the air it breathes। अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि primrose tufts, primrose फूल है, tufts मतलब ऐसे गुच्छा, ठीक है। सो primrose के tufts से in that green bower, bower क्या होता है, जो पेड़ के नीचे की छांव होती है, शेड होता है वो। तो इस छांव के नीचे बहुत सारे primrose के क्या बन रहे हैं, गुच्छे उग रहे हैं। द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स रीड्स, ट्रेल्ड होता है पाथ, वॉक करना। पेरीविंकल भी फूल हैं जो बहुत कॉमनली दिख जाते हैं, आप सर्च करोगे नाम आपको फूल के इमेजेस मिल जाएंगे। रीत क्या होता है, जब सर्कुलर फॉर्म में ये बनाया जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस के टाइम पे ना सर्कुलर फॉर्म में ऐसे फूलों का डेकोरेशन करके लटकाया जाता है, वो रीत कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत ही सर्कुलर वे में फैले हुए हैं क्या ये पेरीविंकल फ्लावर्स, स्कैटर्ड है। एंड इट इज माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉयज द एयर इट ब्रीथ, और यहाँ पोइट कहते हैं टिस क्या होता है, इट इज, कि ये मेरी फेथ है, ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो फ्लावर है, हर एक फूल है, वो पूरी जो एयर ब्रीथ कर रहा है, जो हवा चल रही है उसको एंजॉय कर रहा है। द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड, मेरे आसपास जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो हॉप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, मैं वो क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को नहीं माप सकता हूँ। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम द थ्रिल ऑफ प्लेजर, बट जो थोड़ा बहुत भी उन्होंने मोशन किया, थोड़ा बहुत भी उड़े हैं जो, उससे डेफिनेटली एक थ्रिल ऑफ प्लेजर दिख रहा है, लाइक दे आर वेरी हैप्पी। क्लियर? ओके। The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think do all I can that there was pleasure there। पोइट कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बडिंग ट्विग्स है, यानी छोटे छोटे जो ट्विग्स अभी आ ही रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम से अपना फैन यानी एकदम से खुलते हैं टू कैच द ब्रीजी एयर, एक हवा को कैच करने के लिए, जो खूबसूरत सी ठंडी सी हवा है। और मुझे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, दैट देयर वाज प्लेजर देयर, लाइक वहाँ पे सब कुछ, ऑल आई कैन दैट देयर वाज प्लेजर देयर, यानी कि प्रकृति में बहुत खुशियाँ थी, बहुत ज़्यादा प्लेजर था, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। यानी प्रकृति में सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो अगर इंसान अपना समय प्रकृति के साथ बिताते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, तो डेफिनेटली उनको खुशियाँ ही मिलेंगी। If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man?
तो पोइट यहाँ पे एंड करते हैं क्वेश्चन के साथ कि अगर ये बिलीफ जो है, ये जो नेचर है वो भगवान ने स्वर्ग से भेजा है, और ये जो नेचर है वो मतलब ये जो खूबसूरती है, जो आवाज़ें हैं, जो बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो सब चीज़ें अगर नेचर का होली प्लान है, अगर ये पवित्र उसका प्लान है, तो क्या मेरे पास रीज़न नहीं है ये सोच के पछताने का, रोने का, लैमेंट करने का कि क्या इंसान ने इंसान को बना दिया है। यानी हम प्रकृति को मतलब बिल्कुल समय नहीं देते, हम प्रकृति में समय नहीं बिताते हैं, हम नेचर की खूबसूरती को, जो ब्यूटी है, जो सीरीन है एनवायरनमेंट, जो काम आपको महसूस होगा वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस देना भूल गए हैं। और वही पोइट यहाँ कह रहे हैं। तो लेख देके पोइट यहाँ नेचर के बारे में बता रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल नेचर है, बट हम इंसानों ने खुद को क्या बना दिया है वो सोचकर वो दुखी हो रहे हैं। तो अच्छे मूड में हैं बट ये सोचकर वो दुखी हो रहे हैं। क्लियर हो गया है? चलिए ओके, ये होता है कॉम्प्रीहेंड करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप पोम थी। बट लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस व्हिच आर आई थिंक क्वाइट ईजी। सो हाउ डज द पोइट फील आफ्टर सीइंग नेचर? पोइट जैसे ही प्रकृति देखते हैं, नेचर देखते हैं, उनको कैसा फील हो रहा है? मिक्स्ड फीलिंग है उनको, वो डिलाइटफुल फील कर रहे हैं, सॉरोफुल फील कर रहे हैं कि ट्रैंक्विल फील कर रहे हैं। यानी कि उनको खुशी भी हो रही है पर उनको दुख भी हो रहा है, मिक्स्ड है। वो डिलाइटफुल यानी बहुत खुश फील कर रहे हैं, सॉरोफुल बहुत दुखी हैं, ट्रैंक्विल बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो खुश भी हैं, दुखी भी हैं, राइट? खुश हैं देखकर कितना अच्छा है सब कुछ, और दुखी भी हैं क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है। सो आंसर होगा मिक्स्ड फीलिंग, यानी ही इज बोथ हैप्पी एज वेल एज सैड। इजी? ओके। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द पोम? इनमें से क्या सेंटेंस है या ऑप्शन है जो पोम के हिसाब से सही है? ह्यूमन्स एंजॉय एवरीथिंग, इंसान सब कुछ एंजॉय करते हैं। अगर हम सब एंजॉय करते तो हम नेचर को भी एंजॉय करते, बट वी डोंट डू दैट। हैप्पीनेस इज एवरीवेयर, हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं। ये पोम में नहीं दिया है कि हर जगह खुशियां ही खुशियां, राइट? प्लेजर इज एवरीवेयर एक्सेप्ट इन पोइट्स माइंड, अच्छा हर जगह खुशियां हैं बट पोइट के दिमाग में खुशी नहीं है। डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी लग रही है कि हर जगह खुशियां हैं आसपास, बट पोइट के दिमाग में इस चीज़ का दुख है कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है। ह्यूमंस डू नॉट एंजॉय एवरीथिंग, ह्यूमंस हर चीज़ एंजॉय नहीं करते। ऐसा नहीं बोला हर चीज़ नहीं करते, नेचर को एंजॉय नहीं करते वो बोला है। सो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी कि खुशियां पोइट के दिमाग के अलग मतलब अलावा हर जगह है। नेचर में हर जगह खुशियां खुशियां, बट इंसान के दिमाग में खुशी नहीं है क्योंकि हमको समझ ही नहीं आता ना कि कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और हम उसको इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं। इजी? ओके। 21, Why did the poet feel sad? पोइट को दुख क्यों महसूस हो रहा है? Because he lost his peace, क्योंकि वो अपनी शांति जो है, जो पीस है, वो खो चुके हैं। बिकॉज ही कांट फाइंड हैप्पीनेस इन नेचर, क्योंकि उनको प्रकृति में खुशियां नहीं दिख रही हैं। बिकॉज ऑफ मैन सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, लालची हो गया है। और आपको ये पॉइंट से पोम समझने में और मदद हो गई कि अच्छा पोइट ये कह रहे हैं कि इंसान अपने खुद के लालच क्या होता है, लालच में, खुद के ग्रीड में, सेल्फिशनेस में क्या कर रहा है ना, वो अच्छी चीज़ें भूल गया है, वो नेचर को इंपॉर्टेंस देना भूल गया है, वो आसपास की खुशियां देखना भूल गया है। तो यस, दिस इज समथिंग जो पोइट यहाँ पर सोच रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इजी? ओके। अब आ जाओ 22nd पे। What trait of nature is seen in the poem? भाई जो प्रकृति है उसका कौन सा ट्रेट, कौन सा रूप यहाँ पे बताया गया है? ब्यूटिफुल वर्क ऑफ नेचर, कि नेचर ने कितना खूबसूरत काम किया है। कॉम्प्लिकेटेड वर्क ऑफ नेचर, कि कितना अजीब है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, फूल, ये एवरीथिंग। मिसरेबल, बहुत ही बकवास काम ऑफ प्रकृति, सो डेफिनेटली बकवास नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत खूबसूरत काम है प्रकृति का, वही पोइट यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए है आपका आंसर, विच इज सो इजी। इजी? ऑलराइट। सो इस तरीके से वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ इंटरमीडिएट सेक्शन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आई होप यू नो व्हाट एग्जैक्टली पैसेजेस एंड पोएम्स आर एंड हाउ वुड यू रीड देम, अंडरस्टैंड देम, दैट इज कॉम्प्रीहेंड। सो कॉम्प्रीहेंशन आई होप क्लियर होता जा रहा है कि आपको समझना है। क्वेश्चंस इतने ईजी नहीं है, मतलब सॉरी इतने टफ नहीं है, उल्टा बोल दिया, इतने टफ नहीं है, बट डेफिनेटली पैसेज और पोएम समझना थोड़ा आपके लिए होना चाहिए इंटरेस्टिंग, ताकि कैसे भी क्वेश्चंस आए अल्टीमेटली फाइट कर लो। ऑल्सो बिगनर में कई ऐसे वोकैब वाले क्वेश्चंस थे जो यहाँ मैंने इतने प्लेस नहीं किए हैं, सो दोनों टाइप का बैलेंस आपको मिल गया। ओके, ऑलराइट, चलिए। सो इस तरीके से टॉपिक समझ चुके हैं, बट लेट्स गेट बैक टू द वेबसाइट थिंग। सो इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि आपको वेबसाइट पे विजिट इसलिए करना चाहिए बिकॉज सारी चीजें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होती हैं एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग, थिंकिंग, क्या पढ़ सकता हूँ क्या नहीं पढ़ सकता हूँ, बिकॉज एवरीथिंग यू गेट इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने एक पेज आ जाएगा, जिस पेज पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। सो ऑल द कोर्सेज आर लाइक इंग्लिश मीडियम, किंडरगार्टन
11 to क्लास 12 का कोर्स, सेम गोज विद हिंदी मीडियम। आपको हिंदी मीडियम का करिकुलम पढ़ना है, क्लिक कीजिए इस पे। स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहां से आप कई नए शब्द सीख सकते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर वोकैब, यू कैन प्रैक्टिस वर्ड ऑफ द डे, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। हर दिन एक वीडियो आता है जहां आपको एक वर्ड दिया जाता है सीखने के लिए। यू गेट द मीनिंग, यू गेट इट्स प्रोनाउंसिएशन, यू गेट अ सेंटेंस एंड हाउ वुड यू यूज इट इन योर डेली लाइफ। सो डेफिनेटली वो देख लिया करो। एनटीएससी ओलंपियाड पे क्लिक करोगे, आपको रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको जो पढ़ना है डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। देन लेटर कम्स दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके लिए आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जैप, कैप, एसएससी, बैंक एक्सेट्रा। तो जो पढ़ना है क्लिक करो एंड यू विल गेट द वीडियोस एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, आपको इन सब के लिए भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना समय देना है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल, आपने आज ओलंपियाड पढ़ने का डिसाइड किया है, क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ओलंपियाड के सब्जेक्ट्स आएंगे। क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जिसके टॉपिक्स देखना है। सपोज यू वांट टू सी 10th IEO, क्लिक ऑन इट। एज यू विल क्लिक ऑन इट, यू गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो देखना है। सपोज यू क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू, आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना। जस्ट यू हैव टू क्लिक after visiting magnetbrains.com and that is how website आपके लिए बहुत आसान कर देता है वीडियोस तक पहुंचाना आपको। So yeah, make sure you visit the website because it's definitely worth it. Clear? Okay. So इस तरीके से we are done with today's discussion. We have come to an end of today's video. I hope you understood each and every passage and the poem and you are ready for the achievers section. So yes, now let's just meet in the next video with the next topic. That would be very, very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.